नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। तकनीक ने जिंदगी को आसान बना दिया है। एक क्लिक से आपका काम आसानी से हो सकता है, लेकिन इस डिजिटल सुविधा का फायदा उठाकर अपराधी आम जनता को ठग रहे हैं। लगातार आप और हम ऐसे मामले देख रहे हैं। शायद कुछ लोग होंगे जो इसका शिकार भी हुए होंगे। और अब ठगों ने साइबर फ्रॉड का एक और खतरनाक तरीका इख्तियार किया है। ये तरीका निकाला क्या है? इसमें वे खुद को डिलीवरी या कुरियर कंपनी का एजेंट बताकर लोगों को कॉल करते हैं। कहा जाता है, कॉल आता है कि कुरियर कंपनी से हम बोल रहे हैं, डिलीवरी का काम आपका है। तमाम तरीके से ऐसे कॉल किए जाते हैं और पार्सल कंफर्म करने या डिलीवरी रीशेड्यूल के बहाने एक खास कोड डायल करने का कहा जाता है और वारदात को अंजाम देते हैं। साइबर ठगी के तरीकों से सावधान रहिए, इसी पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन लेन देन, यूपीआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ठग नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कभी फर्जी बैंक कॉल तो कभी निवेश के नाम पर ठगी की जा रही है। इन दिनों साइबर लिटरेसी, कॉल फॉरवर्डिंग से स्कैम किया जा रहा है। इसके अलावा डिलीवरी एजेंट बनकर भी स्कैमर लोगों को फंसाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साइबर फ्रॉड से होने वाला आर्थिक नुकसान हर साल करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा शिकार देश में युवा, बुजुर्ग और पहली बार डिजिटल लेन देन करने वाले लोग बन रहे हैं। साइबर ठग खुद को पुलिस या सरकारी अफसर बताकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते हैं और डर के मारे लोग ठगों की बातों में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। साइबर ठगी के मामलों में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरबी पर साल 2025 में साइबर अपराध से जुड़ी लगभग 21 लाख से 25 लाख शिकायतें दर्ज की गयी। इस हिसाब से भारत में हर दिन औसतन 7,27,000 से ज्यादा साइबर हमले के प्रयास रिकॉर्ड किए गए, यानी हर मिनट लगभग 505 हमले। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी में साल 2025 में लोगों ने लगभग 19,812 करोड़ से लेकर 22,845 करोड़ तक रुपए गंवाए। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी में साल 2025 में लोगों ने लगभग 19,812 करोड़ से लेकर 22,845 करोड़ रुपए तक गंवा दिए। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना देश के कुल साइबर फ्रॉड नुकसान के आधे से ज्यादा हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। ये दो अलग अलग मामले आए हैं। जो पहला है तुषार सिट्टी हाथीताल निवासी है, जो ओटीपी के माध्यम से इनको क्रेडिट कार्ड से इनके लगभग 3 लाख रुपए कट गए। इनको ओटीपी आए थे कोई अज्ञात नंबर से और इन्होंने ओटीपी देकर और उसमें से 3 लाख रुपए इनके खाते से चले गए हैं। तो इसमें 420 जो 318 बीएनएसओ के उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार एक और हाथीताल निवासी विकास गुप्ता करके है, जो इन्होंने ऑनलाइन टिकट कराई थी और ऑनलाइन टिकट कैंसिल करते समय इनको एक एपीके फाइल आई है, उसको उसमें इन्होंने क्लिक किया है, जो इनके खाते से भी लगभग 1,21,000 रुपए खाते से चले गए हैं। दोनों में पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। भारत में साइबर अपराध अब केवल जामताड़ा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई नए इलाके इसके गढ़ बन गए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का भरतपुर वर्तमान में देश का सबसे बड़ा साइबर अपराध केंद्र बनकर उभरा है, जहां से लगभग 18% साइबर फ्रॉड की घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा और हरियाणा के नूह जिला 12 और 11% अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा देवघर, जामताड़ा, गुरुग्राम और अलवर भी शीर्ष 10 हॉटस्पॉट में शामिल हैं। हालांकि सरकार और पुलिस साइबर अपराध रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए कई मामलों में समय रहते पैसे रोके भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साइबर ठग नए नए तरीकों से अपराध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आप सभी को सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो आम दिनचर्या में हम देखते हैं कि आप या तो डिलीवरी कुछ आपकी आती है, कोई पार्सल आपका आता है,
कुरियर आपका आता है, इन सब के जरिए भी धोखाधड़ी की जा रही है। तमाम तरीके से ओटीपी या कोड के जरिए आपके बैंक खाते से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। और इसी पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ रिटायर्ड एएसपी बीपीएस परिहार जुड़ेंगे। फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं, लेकिन अभी हेमराज जी जुड़ गए हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। हेमराज जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से रिपोर्ट आपने देखी होगी, कई पहले इस भी हमने कई मामलों पर चर्चा की है, लेकिन लगातार जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कई तरीके से, चाहे वो कुरियर के जरिए कुछ तरह का कोड आपके पास आता है, ऐसे कंफर्मेशन आपके लिए की जाती है, कॉल आते हैं, चाहे डिलीवरी को लेकर या तमाम तरीके से ऐसी चीजें सामने आती हैं। अभी एक मामला सामने आया झांसी से, जहां पर जिस तरीके से कुरियर को लेकर भी तमाम बातें कही गई है, फिर टिकट कंफर्म करने को लेकर भी एक मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो बहुत सारे मामले हैं, हम सभी डेली रूटीन में देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं क्या स्थिति भारत में, और क्या इसकी बड़ी वजह जिसको रोकने में हम नाकामयाब हो रहे हैं? इसमें नाकामयाब तो नहीं हो रहे हैं, कामयाबी की तो कोशिश चल रही है। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन होता है क्या है, अब हमने ऑनलाइन खरीदी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, ऑनलाइन पार्सल्स हमारे घर में इतने ज्यादा आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मान बैठते हैं कि यहाँ असली पार्सल वाले का ही, जिसका मैंने ऑर्डर बुक किया था वही होगा। तो अगर ठग 100 लोगों को फोन लगाएंगे तो 100 में से 2 लोग तो होंगे जो बोलेंगे हाँ हमारा ये पार्सल आने वाला है और उसमें ये सब आने वाला था, ये सब हम मान ही लेंगे। तो वो आज मान जाएंगे उनकी बात, और उनको जो भी ओटीपी वगैरह देना। तो आपने जैसा बताया कि अभी बिल्कुल नया काम हो रहा है कि ओटीपी फोन पे भी आता है और ओटीपी वॉइस कॉल पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो ठग क्या करते हैं, आप कोड भेजते हैं और उस कोड को जब आप कॉल पे बोले कि साहब आप ये कॉल कोड दबाइए तो आप जो है आपको आपका ओटीपी वो पार्सल मिल जाएगा। तो उनको नहीं पता, ओटीपी तो पूछा नहीं, आदमी दिमाग में सेट है कि ओटीपी मतलब फ्रॉड, तो अभी ओटीपी नहीं पूछ रहे हैं। बोले सर ये कोड दबा दीजिए, आप हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे जो भी है, और अनजाने में उनके कॉल फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब ठग ने सारे कॉल फॉरवर्ड कर लिए, वो ओटीपी मंगाने की जगह कॉल पे ओटीपी मंगा लेगा। कॉल अब आपके पास आएंगे नहीं, सारे कॉल उसके पास जाएंगे, इतने में हो गया फ्रॉड। हाँ बिल्कुल। देखिए हेमराज जी, एक आंकड़ा जो सामने आया है, शायद पिछले 1 साल का ये आंकड़ा है, और 19,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए तक की ठगी फ्रॉड हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो ये माना जा सकता है कि इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, युवा इसमें बहुत शामिल है, बड़ी मात्रा जो युवाओं की संख्या है युवाओं की है, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का आप कह सकते हैं कई बार चीज़ों को शायद उतनी तो कई जगह अवेयर ना हो, या फिर तमाम तरीके से चीज़ें मोबाइल की जो नई तकनीक है उसको ना समझ पाने में असमर्थ हों, लेकिन युवाओं के साथ भी ठगी हो रही है। तो इसे आप कैसे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा डरावना है, हजारों करोड़ की राशि है। हाँ मतलब युवा भी फंस रहे हैं। अगर हम सोचे कि युवा नहीं फंस रहे हैं तो ये गलत अवधारणा है। समस्या क्या है कि जैसे अपन ने साथ कितने सारे फ्रॉड हमने देखे कि भाई अब डिजिटल अरेस्ट हो गए, तो डिजिटल अरेस्ट में आप क्यों आ गए, क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं कोई गुनाह कभी किया था तो आप आ गए डिजिटल अरेस्ट में। आपने मान लिया क्या है उसी गुनाह को लेके मेरे पास कॉल आया है, या फिर ऑनलाइन ठगी में जैसे आपने अभी जो आज का आपका विषय है, इस विषय में कि भाई मेरे एक पार्सल आया है, तो युवा ही तो सबसे ज्यादा पार्सल बुलवा रहे हैं। और कॉस्ट के चक्कर में क्या है कि फोन हमारे आसपास हमेशा है। मैंने देखा कि मेरे को किसी भी बड़ी कंपनी से कुछ ऑर्डर करना था ऑनलाइन, देखा यार ये 1,000 रुपए का है, तो मेरे फोन ने तो चेक कर लिया कि मैं सर्च कर रहा था और वो ऑनलाइन नहीं खरीदा है मैंने। तब तक मेरे को मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फिर से नए ऐड आने लग जाएंगे कि साथ ये खरीद लो, यहाँ पे ये 900 रुपए का मिल पाए। और वो कोई अनजानी सी वेबसाइट है जिसके ऊपर अपन ने कभी भी बिजनेस नहीं किया, जिससे कभी हमने ट्रांजेक्शन नहीं किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं हेमराज जी, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं जो थोड़े कम पैसों के चक्कर में ऐसी वेबसाइट से चीज़ें ऑर्डर कर दी जाती हैं जो शायद बहुत नोन नहीं है, लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, और बहुत बार मामले में ठगी के मामले आते हैं। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीपीएस परिहार साहब जुड़ गए हैं जो कि रिटायर्ड एएसपी हैं। बीपीएस परिहार साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और आज साइबर फ्रॉड जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई जगह जो आंकड़े सामने आए हैं कि 1 साल के आंकड़े बता रहे हैं कि 19,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ रुपए तक की ठगी हुई है, और जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हर दिन तकरीबन 7 लाख शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, जो मामले देखने को मिले हैं। साइबर के हमले के प्रयास किए गए हैं, शिकायतें नहीं की गई हैं, प्रयास देखने को मिले हैं जो साइबर हमले बताए जाते हैं। तो ये बड़ा डरावना आंकड़ा है, और पुलिस व्यवस्था इसको लेकर कितनी तैयार है, और कई तरीके से और भी जो आंकड़े हैं हम राज्यवार चर्चा भी करेंगे जहां पर ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर आप कैसे देखते हैं, कितने हम सक्षम हैं इन मामलों से निजात पाने के लिए?
निश्चित रूप से अभी आपने जो बताया, जो अभी आंकड़े जो बताए हैं निश्चित रूप से बड़े चिंताजनक है, भयावह है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस विभाग इस पे बहुत ही अब सतर्क है और हम हर जिले में हमारे डिपार्टमेंट के डीजीपी साहब और माननीय सीएम साहब ने सभी ने मिलके और एक मीटिंग में अभी डिसाइड हुआ था कि हर जिले में ऑलरेडी साइबर सेल तो है ही, अभी इंदौर में तो सभी थानों में एक साइबर बेंच जो है डिसाइड की गई है कि एक समिति रहेगी जो अच्छे लड़के, अच्छे योग्य अधिकारी जो नए हैं, अच्छे मीन्स की जो देखिए आप लोग जैसे ओल्ड पहले के जो अधिकारी हैं साइबर में उतने एक्सपर्ट नहीं होते थे, लेकिन अभी न्यू जनरेशन के जो बच्चे रिक्रूट होकर या सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, वो साइबर की टीम एक्सपर्ट लगातार उस पर अभी मॉनिटर कर रही है, टीम गठित हो रही है और ऐसे जहां भी घटनाएं हो रही हैं उस पर लगातार निगरानी कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि साइबर थाने भी जैसे खोले गए हैं इंदौर में, यहाँ एसपी हैं, भोपाल में है और अब साइबर पुलिस स्टेशन जो साइबर से मामले से रिलेटेड है, क्योंकि साइबर अभी विशेष चिंता का विषय साइबर से ही है। साइबर फ्रॉड से बहुत हो रहे हैं, इसके साथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आजकल जो आपने देखा होगा एक फाइल लोग भेज देते हैं, एपीके फाइल, वो जिसने भी उसको टच किया, जितने कॉन्टेक्ट है उसमें सब में चला जाता है और उस नंबर से चला जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को लगता है कि उनके फ्रेंड ने उनको इनवाइट किया, जैसे कि आपने सुना होगा, सब देख ही रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे फ्रेंड ने इनवाइट किया और जैसे ही वो उसको खोलते हैं वैसे ही उनसे वो कनेक्ट हो जाता है या उस पर जो डाटा ले लेते हैं। तो इसके बारे में अभी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काफी एक्टिव है, बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं और पुलिस थानों जैसे इंदौर भोपाल में तो हर थाने में एक साइबर का डेस्क है और स्क्वाड तैयार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और पुलिस बड़ी इसमें लगे हुए हैं। मतलब नहीं, बिल्कुल, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, मुझे याद है प्रियर साहब कई बार हमने चर्चा की है, कई बार तकनीक पे हम लगातार काम भी कर रहे हैं। खैर तमाम तरीके से सावधानियां क्या बरती जानी चाहिए इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले और मामले हैं। हेमराज जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से आपने आखिरी चर्चा की, जो तमाम तरीके से सस्ता सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन जो लोग खरीदना चाहते हैं उसमें भी ठगी के शिकार होते हैं। कई मामले मेरे सामने भी कई देखने को मिले जहां पर महंगी राशि के तकरीबन 20-25 हज़ार का कुछ प्रोडक्ट मंगाया गया, वो भी सिर्फ इतना कि वो असली प्रोडक्ट पे जाते तो शायद 30-35 हज़ार का वो मिल रहा उनको होता था। तो ऐसे में जब वो मंगाया गया तो उसमें प्रोडक्ट की जगह कुछ और सब उसको डिलीवरी की गई, तो ये इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा कि भी ऑनलाइन फ्रॉड है या किस तरीके से आप इसे देखते हैं? जो फ्रॉड ऑनलाइन हो रहा है वो सब तो ऑनलाइन फ्रॉड है ही, सबसे कॉमन है, बट ये छोटे अमाउंट का होता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ये वाले फ्रॉड रिपोर्ट भी नहीं होते हैं कि भाई मैंने सस्ते प्रोडक्ट किसी सस्ती वेबसाइट पे जाके ले लिए, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट नहीं आया तो मैं कहा छोड़ो यार, कौन 700 रुपए के लिए थाने जाएगा और वहां की कार्रवाई करेगा, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी। तो लोग, मतलब आपने मेरे को आंकड़ा बताया 22,000 करोड़ का, लेकिन जो सोर्सेज हैं ये आंकड़ा इससे डबल है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप समझिए कि हम 3 लाख करोड़ में 144 राफेल खरीदने की बात कर रहे हैं, लगभग 50,000 करोड़ हर साल भारत से ठगे जा रहे हैं। कितना बड़ा अमाउंट है जो ठगी में जा रहा है और ये सिर्फ लोगों की नासमझी नहीं बोलूंगा, लोगों के जागरूक होने की अभी भी कमी है कि वो यूएसएसडी कोड चला देते हैं, फोन में स्पेशल कोड करके कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते हैं, अनजान वेबसाइट जो कि छोटी है, क्योंकि ठगों ने तो वेबसाइट, जैसे मैं आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था, इन्होंने बताया कि जो है राजस्थान के भरतपुर में सबसे ज्यादा ठगी की जा रही है। तो ये हमने नेटवर्क बना लिया वहां पे और वहां से ठग कर रहे हैं बैठ के, मतलब क्योंकि आपने नूह पे नजर रखी, आपने हरियाणा के मेवाड़ जिले पे नजर रखी हुई है, झारखंड में नजर रखी हुई है। क्योंकि अभी देखिए ऑनलाइन लगातार हम चीजें बेहतर कर ही रहे हैं, या फिर ऑनलाइन सिस्टम से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो तकनीक से, फोन से, स्मार्टफोन से बहुत वाकिफ नहीं हुआ है। बहुत बड़ा वर्ग अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है लेकिन जो ठगों का मामला है, क्या अभी जो ठगों का जाल है किसी बड़े स्तर पर फैला हुआ है या कुछ ही अभी संख्या में जिनको ट्रेस किया जा सकता है, जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, या फिर उतने ज्यादा ठग अभी मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में नहीं आए हैं जो इस तरह की बात को अंजाम दे रहे हैं? आप इस जाल को कैसे देखते हैं? कितना बड़ा नेटवर्क इसमें पीछे हो सकता है? नहीं, नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। देखिए, हर साल इंजीनियरिंग से कितने सारे बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस पढ़ के निकलते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पे एएसपी साहब भी मेरी बात से सहमति जताएंगे कि कितने सारे बच्चे हर साल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और एक्सपर्ट बन के निकल रहे हैं, लेकिन शायद जॉब्स की कमी है, तो जॉब उनको अगर सही दिशा में नहीं मिल रही है तो वो दूसरी दिशा में चले जा रहे हैं कि भाई इतने इसी कंप्यूटर के ज्ञान को यूज करके मैं ठगी में काम करूं, वहां पे शायद मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। तो ये तो बहुत बड़े संख्या में नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन हालांकि इसके ऊपर कोशिश भी की जा रही है। जैसे अभी आप देखेंगे एयरटेल है, जियो है, आइडिया, इन्होंने सबने स्पैम की सर्विस निकाल दी है कि मोबाइल, एक तो आप देखेंगे आपके फोन पे जब भी कॉल आता है
तो अगर अननोन कॉलर है तो खुद ही फोन आपका नाम लिख के दे देता है कि इसका कॉल आ रहा है। तो आपको नाम पता चल गया कि जिसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड है उसका कॉल आ रहा है। उसके बाद ये खुद ही आपको अलर्ट कर देती है आपकी ऑपरेटर सर्विस कि भाई ये स्पैम अलर्ट है, आप इसको सोच समझ के उठाएं। तो कोशिश तो जारी है कंट्रोल करने की, और मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 साल में काफी हद तक कंट्रोल भी होंगे, बिल्कुल, लेकिन खत्म नहीं हो सकते ये तो नहीं, निश्चित तौर पर ये बात आपने ठीक आपने पॉइंट किया कि जो युवा हैं कई तरीके से जो वेल स्किल्ड हैं, जो अच्छी एजुकेशन लेकर आईटी क्षेत्र में आगे कर सकते थे, लेकिन कई कारणों के चलते वो इन चीज़ों में जाते हैं। तो वाकई में ये सब वो लोग हैं जो ठगी कर रहे हैं, जो वेल स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। परिहार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो एक आंकड़ा सामने आया जिसमें बताया गया कि राजस्थान में नेटवर्क जो है, जो पूरी जाल है साइबर फ्रॉड का, वो बहुत बड़ा 18% के तकरीबन वहां पर ये लोग नेटवर्क ठगी वहां से हो रही हैं। और इसके अलावा झारखंड का देवघर है, उत्तर प्रदेश का मथुरा है, और हरियाणा के गुरुग्राम और नूह बताए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या वजह है कि लगातार ये नेटवर्क और मजबूत हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में इसे लेकर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से जैसे कि अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब ने बताया, मैं उनसे सहमत हूँ। और अभी देखने में आया जैसे जामताड़ा है जगह, जैसे आपने जनता की जामताड़ा, टीकमगढ़ के पास एक एरिया, टीकमगढ़ छतरपुर एमपी में एक एरिया है जहाँ ऐसा कोई नहीं कि एजुकेटेड बच्चे ही वो एक ट्रैक पकड़ लेता है कि कैसा करना है, तो उसमें कुछ उन्होंने अपने जूनियर्स को बिठा देते हैं या लड़के बैठ जाते हैं उसमें। अभी एक नई चीज और आई है यवतमाल में, अभी हमारे जेल की टीम ने पकड़ा है। यवतमाल में एक गाँव है, वहां पर कुछ लोगों को पकड़ा है जो गांव के गांव ही शुरू कर दिए, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं ऐसे अपराधी। तो ये सही बात है कि ये जो एक अगर उस गांव के लोग या उस क्षेत्र के लोग अगर उस अपराध को करके और संपन्न होते हैं, तो युवा पीढ़ी को ये लगता है कि इसने ऐसा किया, इससे ये क्या कर रहा है, फिर उसके संपर्क में आ जाते हैं और पूरा ग्रुप बन जाता है। फिर एक छोटे छोटे से 2-2, 4-4 लोगों को सिखाते हैं। और कहीं जामताड़ा वगैरह में हम लोगों ने रेड करवाया था, तो वहां पता चला कि खेतों में पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे कहीं दिख नहीं रहे, ऊपर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, और रेड में पकड़ पे भी नहीं आते कि कहाँ है, या कभी बीहड़ में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी जंगल बैठे हैं, क्या कर रहे हैं गांव वालों को भी नहीं पता चलता। वो मोबाइल खेल रहे हैं और वो पता चला कि ठगी कर रहे हैं। जब वो ट्रैक होता है, पूरा ट्रेस होते हैं, पकड़ में आते हैं, तब पता चला कि ये ऐसा करके पैसा कमा रहे थे और दूसरी जगह मोबाइल से पैसे भेज रहे थे। निश्चित रूप से अभी अब जो है काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है, और ये अपराधी जो गैंग है ये पकड़े जाएंगे, पकड़े भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परिहार साहब, क्योंकि देखिए राजधानी अगर भोपाल में देखें तो ऑफिस है, साइबर को लेकर एक पूरी टीम यहाँ पर काम करती है, हेड ऑफिस भी यहाँ दिखाई देते हैं। प्रदेश में व्यवस्थाओं को लेकर जब जिक्र होता है तो क्या हर छोटे छोटे क्षेत्र पर इसको लेकर व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि कई बार लोग ना इसको समझ भी नहीं पाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, बाद में उनको बताया जाता है कि आप साइबर थाने जाइए, साइबर एक्सपर्ट से साइबर थाने जाकर जो साइबर पुलिस है उससे बातचीत कीजिए, कंप्लेन कीजिए। तो कई लोग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते और कहते हैं 1000-2000 किया अगर उनके साथ ठगी हो गई है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो एक बड़ी समस्या ये भी है शिकायत को लेकर। तो इसकी व्यवस्था क्या कुछ हमारे प्रदेश में? हाँ, निश्चित बात है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि ये क्या लोकल जो थाने हैं अभी बहुत ट्रेंड नहीं है, वहां जाएंगे तो वहां लोग बोलते हैं साइबर का अपराध है, साइबर थाने जाओ। सही बात पे लोग परेशान होते हैं, लेकिन अब जो है उसमें पुलिस के सीनियर ऑफिसर एक्टिव हुए, सतर्क हुए, और लोगों ने जैसे कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंप चलाते रहते हैं, और इसमें लोगों को बताते, स्कूल कॉलेजेस में जाके भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि हमको इस पे नहीं करना है। ऐसे बहुत जगह हो रहा है, और हर जगह जैसे मान लो आपको बताया कि क्योंकि इसी परेशानी से बचने के लिए जनता को सुलभ न्याय और सस्ता न्याय दिलाने के लिए इसीलिए हर थाने में साइबर डेस्क का इसमें प्लानिंग हो रही है और किया जाएगा निकट भविष्य में। हर थाने में साइबर की एक टीम बनेगी जो उसी मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और ऐसे मामले लेंगे तो उसमें बहुत रोक आएगी, मैं समझता हूँ। ठीक है, देखिए उम्मीद की जा सकती है, और वाकई में लेकिन लोग भी मुझे लगता है कि डे बाय डे अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जैसे लोग टेक्निक फ्रेंडली या फिर जो लगातार जो तकनीक का उपयोग करना सीख रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो लोग भी कई चीज़ों के लिए अवेयर हो रहे हैं। हेमराज जी, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? हालांकि एक बात और उन्होंने कही, जो परिहार साहब ने कही, कि बच्चों के सामने एक आइडियल भी चीज़ें बनती जा रही हैं। जो युवा वर्ग है, जो नए नए कहें कि स्कूलिंग पास वाले बच्चे हैं, कि कम समय में ऐसे काम करके कैसे लोग 4-4 गाड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, बेल लाइफस्टाइल हो जाती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लोग इसके जो युवा है वो इसके पीछे दौड़ता है, इससे पूरे जाल सच काम में इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात है कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए ताकि इन चीज़ों से लेके जो कॉमन सावधानियां हैं, अगर किसी के सामने ऐसे मामले आते हैं तो बचा जा सके। सबसे पहले तो कानून मुझे लगता है कि और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को जब तक सख्त संदेश नहीं जाएगा कि आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि
मतलब मामले हुए, आप 2-3 दिन अंदर रहे और 2-3 दिन जेल की हवा खा के आप बाहर आ गए आपने, लेकिन उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ठीक है, आम बात है ऐसा। जी ठीक है, मतलब मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन एक साइबर ठग ने मेरे को जॉब दे दी, लाख रुपए महीने की जॉब दे दी। उसने कह दिया भाई हो सकता है तेरे को कोई पुलिस पकड़ ले जाए, 2-4 दिन में तेरे को मैं जमानत करवा के बाहर निकाल लूंगा, फिर अपन फिर से वही काम चालू कर लेंगे। तो पहली चीज है कानून, दूसरी चीज है अवेयरनेस, कि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो। तो ये अपन कॉलर ट्यून लगा के अवेयरनेस चली रही है। तीसरी चीज है कि हम किसी तरीके से जो चाइनीज फोन है इनके ऊपर इनका कंट्रोल करें, क्योंकि जो चाइना से फोन आ रहे हैं इनमें इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं अमेजन से कोई चीज या फ्लिपकार्ट से या कोई सी भी बड़ी ई कॉमर्स साइट से मैं कुछ सामान खरीदा था 1000 रुपए का, और 1000 रुपए के उस सामान को फट से मेरे फोन ने चेक कर लिया कि भाई 1000 रुपए का कहीं से सामान खरीद रहा था किसी ई कॉमर्स से, तो मेरे को पीछे से ऐड आ गया कि भाई वहां पे 850-900 रुपए का मिलेगा, और फिर मैं वहां साइबर ठगी का शिकार बन जाता हूँ। तो इसमें चाइनीज फोन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये 3 बातें अगर हम ध्यान दें। जी कितना बड़ा फ्रॉड है कि जो वेबसाइट और हमारे सामने मौजूद हैं, पूरे ऑफर्स दिख रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि लोग इतने शिकार उनसे हो रहे हैं, सामान नहीं पहुंच पाता है। एक बार वेबसाइट अगर कुछ कंफर्म ऑर्डर आ जाए, आपके पैसे कट जाए, तो वेबसाइट पर नजर भी हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तो ये अगर सामने दिख रही है ऐसी चीजें, तो इन पर कार्रवाई क्यों, आप क्या वजह देखते हैं कि इनको क्या ट्रेस क्यों नहीं किया जा सकता है? अधिकतर लोग के साथ फ्रॉड होता है 1000, 1500, 2000 का, 3000 का, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो लोगों को लगता है कि मैं 1500 रुपए 3000 रुपए के लिए कहाँ जाके थाने में कंप्लेंट करूंगा। थाने में भी जैसा एएसपी साहब ने बताया कि थाने अलग ही है, तो मैं अपने निकटतम थाने जा सकता हूँ। थाने वाला बोलेगा नहीं तुम साइबर थाने जाओ जो कि पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित है। अब मैं गारंटी दूंगा, मैं भोपाल की अगर बात करूं तो भोपाल में 90% लोगों को नहीं पता होगा कि साइबर थाना कहाँ है, बिल्कुल, और वहां जाके किससे मिलना है, कैसे कार्रवाई करना है। तो ये भी समस्या है, तो इसलिए लोग अक्सर रिपोर्ट ही नहीं करते छोटे मोटे फ्रॉड। तो बिल्कुल। परियार साहब, समय पूरा हो रहा है, एक लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, और क्या कुछ आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे, अवेयर कैसे रहें और क्या कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास है? और दूसरी बात ये कि कई मामले जो सामने आते हैं, चलिए ठीक है, जो आंकड़ा है 22,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया, लेकिन कितने रिकवर किए गए, कितने पैसे वापस लोगों के लौटाए गए, मामले में समाधान निकाला गया, ये आंकड़ा बड़ा कम हो जाता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो गया तो पैसा वापस नहीं आ पाएगा, चीजें रिकवर नहीं हो पाएंगी। तो इसको लेकर क्या आश्वासन व्यवस्थाओं के तौर पर की व्यवस्थाएं हैं, चीजें होती हैं, समाधान हो सकता है? निश्चित रूप से अभी जो सुधार हो रहा है और नई नई जो टेक्निक से और नए हमारी जो टीम भी, पुलिस अधिकारी भी जो साइबर के अलग अलग डेस्क चालू हो रहे हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन में भी फेयरनेस आएगी और कन्विक्शन के लिए भी, क्योंकि देखिए ओल्ड जो पुराने जो अधिकारी कर्मचारी हैं साइबर में जो एक्सपर्ट नहीं है, वो कितना एक्सपर्टाइज नहीं होने से उतना कन्विक्शन में भी कम हो पाता है। नए जो अभी टीम्स बन रही हैं, एक कन्विक्शन भी होगा, इसमें कन्विक्शन होगा तो फिर लोग हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आजकल मैं आपको बता दूं EFIR की भी व्यवस्था, अगर कोई नहीं जाता EFIR कर सकता, लेकिन सभी से नहीं बन पाता ये चीजें। तो अभी जो थानों में जो साइबर डेस्क बन रही है, इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और लोगों को मैं ये अपील करूंगा कि लोभ लालच में, जैसा कि अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि छोटे छोटे लोभ लालच में फंस जाते हैं लोग, और ऐसे ट्रैप में होने से उनका नुकसान हो जाता है। भय में आ गए कई चीजों, इसके कारण नुकसान होता है। बिल्कुल, समय पूरा हो गया। फिर आपको रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चर्चा इस पर हो सकती है और वाकई में बहुत लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है प्राथमिक स्तर पर जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है, मुझे लगता है एक व्यक्ति के स्तर पर ही इसको रोका जा सकता है। बाकी तो सारी प्रक्रियाएं हैं, तमाम चीजें हैं, अवेयर होने की आवश्यकता है और भी इस पर चर्चा हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका परियार साहब जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हेमराज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत आवश्यकता है कि सावधान रहा जाए। तमाम तरीके से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उन्हीं वेबसाइट से शॉपिंग की जाए जो भरोसेमंद है, रिलायबल हैं। तमाम तरीके से जब थोड़े कम पैसों के चक्कर में, खास ऑफर्स के चक्कर में आप इस तरह की खरीदारी करते हैं, तब भी लोग, युवा इसका शिकार बनते हैं। और भी बहुत सारे इसके कारण हैं जिसके चलते लगातार फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था अपनी जगह है, लगातार बातें कही जाती हैं कि बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आगे अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो समाधान भी किया जाएगा, उसको लेकर काम किया जा रहा है। खैर, तस्वीर क्या नजर आती है देखना बेहतर होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।